निर्णय आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहन त्यागी। जी हां दोस्तों, और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं जी हां कि आपको अभी से यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, रिसेंटली यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस किया, जहां पर 2700 लोगों ने मेंस का जो मुख्य परीक्षा है उसको क्लियर किया और अब वो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों। तो आने वाले 3 से 4 महीनों में ये इंटरव्यूज जो हैं वो शाहजहांपुर रोड पर यूपीएससी में कंडक्ट कराए जाएंगे। और मैं आपको बतला दूं कि जो लोग इंटरव्यू फेज को सक्सेसफुली पार करेंगे उनको जॉब मिलेगी, उनका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने दिमाग में यही एम लेकर चलें, यही प्रेरणा लेकर चलें कि आपका नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं 2 तरह से आपको गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जो ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर चुके हैं। वो लोग अब क्या करें, किस तरीके से इंटरव्यू में पारंगत हों, इंटरव्यू के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करें। इसके साथ साथ दोस्तों, वो बच्चे जो अभी सिर्फ इनिशियल फेज में है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, वो बच्चे किस तरीके से अभी से इंटरव्यू के लिए रेडी रहें। मैं 10-10 पॉइंट दोनों ही तरह के बच्चों को देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे आ जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डीप में अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो मुझसे तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। आप यहां पर इंस्टाग्राम देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम है और ये मेरा टेलीग्राम है। यहां जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। जी हां, मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी आपका डाउट हो, कुछ भी बात हो, आप मुझसे यहां पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, और वो है दोस्तों DAF। देखिए, यूपीएससी के अंदर DAF का मतलब है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, ये फॉर्म DAF1 और DAF2 में आता है। DAF1 जब आप भरते हैं, जब प्री आपका क्लियर होता है, आज के टाइम पर DAF1 में इतनी इंफॉर्मेशन आपको डालनी ही नहीं होती। हमारे समय में अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद DAF भरना पड़ता था। जी हां दोस्तों, अब जब आप मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता है। इसके अंदर आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कहां से करी है, आपकी स्कूलिंग कहां से हुई है, आप किस शहर में रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं, और इसी को मास्टर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, डैफ एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू को किसी भी दिशा में लेकर जा सकते हैं। अगर आपने डैफ को अच्छी तरीके से भरा है, एनालाइज करके चीजों को लिखा है, तभी आपका जो इंटरव्यू है वो बेहतर जाता है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे लिख दिया है तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। सभी के सभी जो पैनलिस्ट होते हैं दोस्तों, वो ट्रेंड होते हैं साइकोलॉजी में, तो इस चीज के बारे में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए आप आगरा के अंदर पले बड़े हैं, तो आपको आगरा के ऊपर सभी की सभी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई आगरा की जो अर्थव्यवस्था है वो किस चीज पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर आगरा आज के समय पर टूरिज्म पर, पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्धारित है, तो यह आपको पता होना चाहिए। आगरा के अंदर लोकल लेवल पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, यह आपको पता होना चाहिए। वहां पर प्रदूषण का क्या इशू चल रहा है, लोगों को किस तरीके से वहां पर मदद की जा सकती है। अगर आप कल एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो किस तरीके से आप आगरा के लोगों की मदद कर सकते हैं। या फिर एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं। आपका नाम मान लीजिए विनीत है, विनीत, तो आपका नाम विनीत क्यों पड़ा, उसका अर्थ क्या होता है। अगर आपने एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 11वीं 12वीं कॉमर्स ली, लेकिन उसके बाद आपने कर ली जाकर बीए हिस्ट्री, क्यों आपने ऐसा किया।
या फिर अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है लेकिन दोस्तों आपने केमिस्ट्री के अंदर एमएससी कर रखी है, तो आपने ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट क्यों लिया है? ऐसे प्रश्न आपके डैफ में से बन सकते हैं और इसीलिए जरूरी है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पहले ही तैयार कर लें, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये पहला पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनका ऑलरेडी मेंस क्लियर हो चुका है और अब वो लोग डैफ 2 फॉर्म भरने लग रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, सुन लीजिए इस चीज को। अच्छा, दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप अभी कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सभी लोग मॉक इंटरव्यूज में जाकर बैठ सकते हैं। देखिए, आज के टाइम पर सभी अच्छी कोचिंग्स के अंदर मॉक इंटरव्यू पैनल्स बने हुए हैं, अच्छे अच्छे पैनल्स हैं और एक नॉमिनल फीस देके, बहुत ही कम फीस रहती है, 1000, 2000, 3000 रुपए। मेरे टाइम पर तो और भी कम थी, फ्री में भी होते थे बहुत जगह पर। आप जाकर ये मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को यहां पर एक सलाह देना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट कम से कम 5 मॉक इंटरव्यू जरूर दें। 5 से ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है, पर 5 तो जरूर आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह पर पैनल अच्छे नहीं होते। और जब वो 5 इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज आप दे लेंगे, तो आपको वहां से मिलेगा फीडबैक और उसी फीडबैक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसको देखना है कि भाई आप कहां पर प्रॉब्लम है। जो पैनलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि भाई आपको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, आपने जो वेशभूषा कर रखी है उसमें क्या दिक्कतें हैं, आपकी दाढ़ी कुछ ज्यादा बड़ी है, लड़कियों के बाल कुछ ज्यादा ही साइड से निकल रहे हैं, वो सही से बंधे हुए नहीं लग रहे हैं, या फिर जो आपने कपड़े पहने हैं वो किस तरीके से प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं, किस रंग में आप पहन सकते हो कपड़ों को। कोशिश करना जब आप मॉक इंटरव्यूज दो तो वही कपड़े पहने जो आप प्लान कर रहे हो, मेन जो आपका इंटरव्यू होगा यूपीएससी का, उसमें पहनने की। मॉक इंटरव्यू को असली इंटरव्यू की तरह देने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों, ये मॉक इंटरव्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 5 कम से कम दीजिएगा। और जब आप इंटरव्यू आज के समय पर देते हैं, देखिए आज के टाइम पर, समय पर जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा है कि आपको अपनी मॉक इंटरव्यू की वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब ये जो मॉक इंटरव्यूज की जो आपकी वीडियोस हैं, इनको बार बार देखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए कि आप किस तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, या फिर किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, सीधा नहीं बैठ रहे, टेढ़ा बैठ रहे हैं, मुड़े हुए लग रहे हैं, झुके हुए लग रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सामने वाला जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को परखता है, देखता है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा वो है क्या? जी हां, माइंड मैपिंग। अब आप बोलेंगे सर माइंड मैपिंग तो कब सबसे इतने सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए, आपको अपना DAF उठाना है, उसके अंदर आपने जो भी चीजें लिखी हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में आप कानपुर में रहते हैं ना, तो कानपुर के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, इकोनॉमिक, सोशल, हर एक चीज लिख लें। माइंड मैप बना लें कि भैया ये कीवर्ड था, इस कीवर्ड के ये प्रश्न बन सकते हैं। आपने अपनी हॉबी लिख दी, वुड वर्किंग, फर्नीचर बनाने में जी मजा आता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने लिखी हुई थी जब मैंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का। 2017 में मेंस हुआ था दोस्तों, उसका इंटरव्यू हुआ था मेरा 2018 में, फरवरी में, मुझे याद है। तो वहां पर एक दोस्त मुझे मिला था जिसने वुड वर्किंग, यानी कि वो बेसिकली फर्नीचर बनाता था, उसने ये लिखा। अब उसको किसी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं दोस्तों वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनका काम आपका इंटरव्यू लेना है। तो वो लोग आपके डैफ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और हर एक वर्ड को ध्यान से देखते हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं। तो अगर आपने वुड वर्किंग लिख दिया तो आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। माइटर जॉइंट क्या होता है, एल जॉइंट क्या होता है, ठीक है, ग्लू क्या होती है, किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न जो आपके डैफ में से बन सकता है, कम से कम 1 से 2 दिन दें अपने डैफ के साथ, और वो सारे प्रश्न एक साथ एक पेज पर लिख लें। और दोस्तों, उनकी 2-2 लाइंस के जो उत्तर हैं उनको भी आप तैयार कर लें, और उन जो उत्तर आप बनाएंगे उनको बोलने की प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े होकर शुरू कर दें। ये सबसे बेहतरीन टिप है जो मैं उन बच्चों को दे सकता हूं जो नेक्स्ट 3 से 4 महीने में, जी हां दोस्तों, इंटरव्यू देने जा रहे हैं।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वीडियो बेस्ड। देखिए आज के समय पर सभी के पास एक स्मार्टफोन अवेलेबल होता है और जो आपका स्मार्टफोन है दोस्तों उसमें होता है कैमरा। अब इस कैमरे की मदद से आप अपने आप को कर सकते हो रिकॉर्ड। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपका ऑप्शनल PSIR था, तो आप तैयार रहें कि आपके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है, प्रश्न आएंगे ही आएंगे, पूछेंगे ही पूछेंगे पैनलिस्ट। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपने आप को, अपने फोन के कैमरे को एक ट्राइपॉड ले, छोटा सा 300-400 रुपए का आ जाएगा, और अपने आप को सामने से रिकॉर्ड करना शुरू करें अपने फोन से बैठकर 10 मिनट के लिए, और उस एक टॉपिक पर, फॉर एग्जांपल भाई उदाहरण के रूप में आज के समय पर आपको पता है कि सीरिया के अंदर क्या चल रहा है। बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए मॉस्को। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर चल रही है। अब इस खबर को तैयार करें कि आप इसके ऊपर उत्तर कैसे देंगे। तो 10 मिनट के लिए आप इस टॉपिक पर बोलिए और अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और उस वीडियो को एनालाइज कीजिए। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स, देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के अंदर करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से काफी सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, महारत हासिल करनी पड़ेगी। देखिए मुझे पता है कि प्रीलिम्स में, मेंस में, मुख्य परीक्षा में आप लोग ऑलरेडी इतने सारे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू न्यूज़पेपर। लेकिन दोस्तों जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो ज्यादा बिकते हैं, दैनिक भास्कर, ऐसे पेपर हिंदी के। तो ऐसे पेपरों के अंदर जो खबर चल रही है लास्ट 3-4 महीने की, उस पर ज्यादा फोकस करें। 1 साल पुरानी खबर, 8 महीने पुरानी खबर जो चल रही है उस पर थोड़ा सा कम फोकस करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूज पढ़नी नहीं है, वो खबर पढ़ो, लेकिन फोकस उस न्यूज पर करो आपके इंटरव्यू जो 3 से 4 महीने पुरानी है, बिकॉज उन जो पैनलिस्ट हैं उनके दिमाग में भी यही चीज रहेगी। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए ये बात पक्की है कि आपके पैनल के अंदर कोई ना कोई एक्स ब्यूरोक्रेट होगा, यानी कि दोस्तों ऐसे अफसर होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, जो अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, और ऐसे लोग अपनी सिचुएशन आपको देते हैं कि भाई आप मान लेते हैं कि आप लखनऊ में IAS ऑफिसर बन गए, लखनऊ के अंदर एक हवाबाज हैं, वो आपको रिश्वत दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये काम है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में डालकर वो आपका रिस्पॉन्स पूछेंगे। तो दोस्तों एक चीज है एथिक्स, GS पेपर 4 है ना, और जब आप एथिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं जो आप करते हैं। तो केस स्टडीज को अच्छे से दोबारा से कर लें सो दैट आप अपने रिस्पॉन्स को सही कर पाएं। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न इंटरव्यू में है कि भैया आपकी 5 खूबियां क्या हैं और 5 खामियां, कमियां क्या हैं, 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्रिपेयर कर लें, और जब आप मॉक इंटरव्यू में बैठेंगे तो अपनी खामियों को बताएं, उन्हें क्या खामियां हैं और क्या आपकी अच्छाइयां हैं वो भी बताएं। जो पैनलिस्ट आपको वहां पर एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से चीजों को आप कर लें आगे। समझ में आ रही है बात? उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों जब आप बात करते हैं तो बात करने के अलग अलग तरीके हैं लोगों के। सबसे पहले देखो 3 चीजों पर ध्यान दो। बोलते हुए पॉज लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता रहूं कि देखिए मेरा नाम रोहन त्यागी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 6 बार दिया है और 6 बार में से 4 बार मैंने मेंस एग्जामिनेशन भी दिया है और उसमें से 1 बार मैंने मेंस एग्जाम क्लियर भी किया है और इंटरव्यू में बैठा हूं। बड़ा ऑड लग रहा है, तेज तेज बोल गया मैं, लेकिन मैं बोलूं मेरा नाम रोहन त्यागी है और अभी तक मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के 6 अटेम्प्ट दे चुका हूं। सर मैं 6 अटेम्प्ट्स में से 4 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं। इसके साथ साथ 4 मेंस में से मैं 1 बार मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के अंदर बैठ चुका हूं। सर पर बदकिस्मती थी मेरी कि मेरा इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर से फाइनल लिस्ट में रह गया। इंटरव्यू में मेरे को मार्क्स बड़े कम मिले सर। तो आपको पॉज लेना है बीच में, याद रखिए 2 सेकंड शांत रखिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्पीच में पॉज ले सकते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और आप ऑर्गेनाइज्ड हैं दिमागी रूप से। पहली चीज है पॉजेस।
दोस्तों दूसरी चीज है आपकी लाउडनेस। देखिए मैं ऐसे भी बात कर सकता हूं चिल्ला चिल्ला के, और मैं ऐसे भी बात कर सकता हूं धीरे। तो अपनी लाउडनेस को एप्रोप्रिएट रखिए, मतलब ज्यादा तेज भी नहीं बोलना, हाई नोट पर नहीं बात करनी, सिंगिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है, और बहुत लो नोट पर भी बात नहीं करनी। आपको एक मीडियम टोन पर बात करनी है, तो इसको प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और तीसरी चीज दोस्तों वो है टेम्पो। टेम्पो यानी कि बस आपकी स्पीड क्या है बोलने की। मैं बहुत तेज तेज भी बात कर सकता हूं, लेकिन जब मैं बहुत तेज तेज बात करता हूं तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बहुत तेज शब्दों को आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है। यस और नो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बतला दूं, आप लोग बहुत ज्यादा स्लो भी बात करते हैं। बहुत ज्यादा स्लो जो बात करता है वो ये दिखलाता है कि आप काम में भी स्लो हैं और स्लो स्लो चलते हैं। तो आपको अपनी टेम्पो मेंटेन करनी है, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही टेम्पो को मेंटेन करते हुए चलें। कुछ चीजों को तेजी से बोलकर फिर धीरे हुआ जा सकता है। अगर आप बहुत तेजी से बात करेंगे और फिर बहुत ज्यादा धीरे हो जाएंगे तो वो भी दिक्कत है। हल्का सा वैरी करना है, और ये चीज प्रैक्टिस के साथ आती है। और दोस्तों मेरा स्किल आप देख ही चुके हैं, जो मैं खुद इंटरव्यू के दौरान मैंने प्रैक्टिस किया था, सीखा था, जो अब मुझे यहां पर टीचिंग में हेल्प कर रहा है। जी हां दोस्तों, तो ये चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों पॉज की बात कर ली। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका पैनल है उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। आपके पैनल में कौन कौन बैठ रहा है। मेरे पैनल में सक्सेना सर का जो बोर्ड था, मेरा सक्सेना सर बोर्ड था, उसमें जो 4 लोग थे, मैंने उनके ऊपर रिसर्च किया। उसमें से एक प्रोफेसर थे, 3 ब्यूरोक्रेट्स थे। ठीक है, तो वो उनका बैकग्राउंड क्या है वो देखिए, और उस हिसाब से अपने प्रश्नों को ठीक है मॉडिफाई कीजिए कि वो किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो पैनल की तरफ भी देखिए कि आपको क्या पैनल अलॉट हुआ है। ठीक है, आइए इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करी है, और वो लोग साथ साथ में इंटरव्यू के लिए अब क्या कर सकते हैं आज से ही। देखिए सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बता देता हूं, डेली बेसिस पर रोजाना आप कोई ना कोई टॉपिक पढ़ते हैं महत्वपूर्ण। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, शीशे के सामने जाएं और 10 मिनट अपने आप को एक्सप्लेन करने की, समझाने की प्रयत्न कीजिए। खड़े हो जाइए शीशे के सामने। मान लीजिए आपने आज आर्टिकल 370 के बारे में बात करी, पढ़ा था, तो आर्टिकल 370 को, 370 को आप एक्सप्लेन करें शीशे के सामने खड़े होकर। मान लीजिए आपने आज हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर या फिर दैनिक भास्कर के अंदर एक एडिटोरियल पढ़ा जिसमें बात की गई कि किस तरीके से चीन की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो डूब रही है। या फिर आपने देखा कि भैया सिंगापुर के अंदर एक डेमोग्राफिक क्राइसिस चल रहा है, वहां के लोगों का जो टीएफआर है वो बड़ा कम है। तो शीशे के सामने खड़े हो और 10 मिनट तक बोले उस टॉपिक के ऊपर। इससे 2 फायदे होंगे। पहली चीज, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो तो इंप्रूव होंगे ही, बेहतर होंगे ही। आपको सही तरीके से बोलना आएगा, सही तरीके से समझाना आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जो टॉपिक है वो भी तैयार हो जाएगा। तो एक तीर से 2 शिकार कीजिए यहां पर। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों स्टडी ग्रुप। देखिए बहुत बार शीशे के सामने खड़े हो के आप बोर हो जाएंगे, तो आपके 1 या 2 दोस्त ऐसे रहे हैं या फिर होंगे मेरे हिसाब से, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नहीं है तो आपके पेरेंट्स तो हैं, तो उनको भी आप एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करिए, समझाइए उनको, 10 मिनट उनसे बात कीजिए। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आप बड़े अकेले पड़ जाते हैं, आप लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपके गले में लग जाता है जंग, आपको बोलने में होती है दिक्कत, क्योंकि बहुत 6 महीने से तो कुछ बोला ही नहीं, जंग लग गया। आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोली है और आपका दिमाग है, उसके बीच में जो कनेक्शन था न्यूरोनल, वो एक्टिवेटेड ही नहीं है, जंग लगा हुआ है उसमें। तो उसको दोबारा से शुरू करने के लिए 10-20 मिनट बोला करें जरूर दिन में। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन बैंक का बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन बैंक आप बनाओगे कैसे, बताता हूं। आप ना यूट्यूब पे चले जाओ, वहां पर जाकर मॉक इंटरव्यूज देख लो 25-30, बहुत सारे टॉपर्स हैं उनके, देख लो। जब आप ये मॉक इंटरव्यूज को अच्छे से कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक टॉपिक पे से एक पैनलिस्ट किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक उठा लें जी, आपने मान लीजिए सीरिया के बारे में पढ़ लिया, अब सीरिया के ऊपर वो पैनलिस्ट किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, एक कॉपी के अंदर लिखते चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने क्वेश्चन बैंक बना लिए इंटरव्यू के लिए स्टार्टिंग से, तो 2 सेकंड का काम है सोचना। आप पढ़ते पढ़ते सोच लेंगे अच्छा ये पूछा जा सकता है, बस उसको लिख लें। बाद में जब इंटरव्यू स्टेज पे आए तो सारे क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है उनको रीड करें और उनके जो आंसर्स हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने, दैट इज इट। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत जरूरी यह है कि यूपीएससी इंटरव्यू में कि आपका अपना खुद का ओपिनियन होना चाहिए, और आपका ओपिनियन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत लोगों का ओपिनियन ही नहीं होता, तो अपना ओपिनियन जरूर बनाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यानी कि आप अगर कुछ चीज को पढ़ते हैं तो उसको ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। भारत में कुछ हो रहा है मान लीजिए, तो ऊपर से देखिए उसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं और उसको क्यों सपोर्ट करते हैं। भारत के अंदर फार्म लॉज आ रहे थे, उसके प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे, बताइए। आप किस तरफ खड़े हैं ये भी सोचिए, क्यों खड़े हैं ये भी सोचिए, इनको भी लिख लीजिए। तो आपका ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। जी हाँ, आप अपने दोस्तों को कह सकते हो यार आप मुझसे प्रश्न करो, मैं उसका उत्तर दूंगा बोलकर, सेम चीज करनी है, ये भी याद रखिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग रीडिंग राइटिंग अपनी हॉबी में लिखाते हैं, वॉचिंग मूवीज शोज देखना बड़ा पसंद है जी, ये सब मत लिख के आना। नहीं है तो डेवलप कर लो यार, टाइम है अभी, ठीक है। आपकी हॉबी हो सकती है वेबसाइट बनाना, वीडियो बनाना, ठीक है। आपकी हॉबी क्या हो सकती है, वुड वर्किंग हो सकती है। चिड़ियाओं के बारे में आपको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स के बारे में इंटरेस्ट है, एनिमल्स के बारे में इंटरेस्ट है, ट्रैवल करना पसंद है आसपास के लोकल एरियाज में, वो तो अपनी एक हॉबी को डेवलप कर ले। और कुछ भी नहीं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी आज एडवाइस दे देता हूं, भैया एक सस्ता सा गिटार खरीद लें सेकंड हैंड, उसको बजाना सीखते रहें यूट्यूब से, बता दें सर मुझे गिटार बजाना पसंद है, थोड़े बहुत नोट सीख लें। क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट है तो उसके बारे में सब पता होना चाहिए, भाई पिच की लेंथ क्या होती है, बॉल का वेट क्या होता है, कौन सा बैट होता है, किसके रिकॉर्ड्स हैं। किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ दोस्तों क्या करना है, देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर आप ये बात देखेंगे कि आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इंटरव्यूज की ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है। अगर आप वीडियोस नहीं देख सकते तो ट्रांसक्रिप्ट्स को अच्छे से पढ़ लें, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो आप बात करते हैं, हम बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं यार, अरे यार तू बड़ा पागल आदमी है यार, तू ऐसे बात, तो आपको डिप्लोमैटिकली बात करनी आनी चाहिए। आपने एस जयशंकर को सुना है, वो किस तरीके से प्यार से डिप्लोमैटिकली बात करते हैं और अपना ओपिनियन भी देते हैं उस डिप्लोमैटिक टोन में, ठीक है। तो हां ना, तो आपको एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, सर ऐसे तो होना ही चाहिए, नहीं, मस्ट नेवर ऐसे शब्द मत यूज करें। जी हां, आप अपना इंटरव्यू हिंदी भाषा में भी दे सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको आज बता दूं एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है जिसको आप स्टार फ्रेमवर्क कह सकते हैं। आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए इंटरव्यू में तो हमेशा स्टार फ्रेमवर्क को फॉलो करें आंसर में। स्टार का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। एस का मतलब है सिचुएशन क्या है, पहले उसको एनालाइज करें, उस सिचुएशन के अंदर टास्क क्या है, आपको करना क्या है, एक्शन आप क्या लेंगे और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप आज एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं हरियाणा के अंदर, आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप किस तरीके से वहां पर जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है यार। तो आपको सबसे पहले सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि भाई आप हरियाणा में कहां पर हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है। उसके बाद टास्क क्या है, आपकी टास्क है वहां पर बढ़ावा देना सेक्स रेशियो को, ठीक है। अब आप
उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले क्या एक्शन लेंगे भैया, आपको क्या रोकना है, गर्भ में ही मार देते हैं लड़कियों को। तो आपको सबसे पहले आसपास के जितने मेडिकल सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहां जाकर देखना है कि कहां कहां अल्ट्रासाउंड इल्लीगली हो रहा है, उनको धरो। सबसे पहली चीज, कौन कर रहा है इल्लीगल। उसके बाद दोस्तों, गांव में देहात में जाकर लोगों को बताओ, अगर आपकी लड़की है तो आपके पास सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीम है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, और भी बड़ी सारी स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं, तो क्या एक्शन लेंगे। उसके बाद उससे रिजल्ट को कैसे आप देखेंगे। तो हमेशा अगर आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करोगे तो ये दिखाएगा सामने वाले को कि भैया आपके जो दिमाग में थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप सही तरीके से सोचते हो, एक ऑफिसर की तरह सोचते हो। समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए यहां पर हो जाती है समझनी, इसको समझिए। अच्छा, दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो समाप्त होता है, ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, मेरी बातें, मेरा एक्सपीरियंस आपको साथ साथ में मिला होगा। दोस्तों मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, रोहन त्यागी _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम है। ध्यान दीजिएगा कि काफी सारे फेक अकाउंट मेरे नाम पर लोगों ने बनाए हुए हैं, ब्लू टिक वाले अकाउंट को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ग्रुप है रोहन त्यागी यूपीएससी आरटी लाइव। आइए जुड़िए मेरे साथ, और कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे बात कीजिए। बाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, और आप सभी को शुभ रात्रि।